एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। आज के सेशन की शुरुआत एक बड़े ही इंपॉर्टेंट बात से करते हैं। आप सभी लोगों का जो एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की अगर बात करें तो लगभग 1 महीने के बाद में है, और वहीं पर सीजीएल प्री का जो एग्जाम है लगभग 1.5 महीने के बाद में है। तो पीक टाइम तो चल रहा है यार। आप सभी लोगों के कमेंट और पुराने पेपर्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए जो कंक्लूजन निकला वो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा। मैंने ये सोचा है कि आप सभी के साथ में जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, है ना, परसेंटेज, CISI रेशियो, ये जितने भी टॉपिक हैं इनके हर एक टॉपिक से एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले जाएं। जैसे कि अगर ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री में लगभग मैंने 80 से 90 ऐसे सवाल निकाले जो मुझे लगता है कि अगर इन्हें बच्चों को अच्छे तरीके से डीप कॉन्सेप्ट के साथ में समझा दिया जाए, मतलब हर एक सवाल के साथ में जितने भी एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं वो भी अगर बच्चों को सिखा दिया जाए तो अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ पाएंगे, और फिर ये रहेगा कि आप कोई भी सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। तो ये जितने भी सवाल हैं ये आपको प्रैक्टिस मोड पे डिटेल एनालिसिस के साथ में डिस्कस किए जाएंगे। हम लोग ज्योमेट्री पर लगभग 80 सवाल लगाने वाले हैं और ये आपको सेशंस के फॉर्मेट में आपको मिलते रहेंगे। इसका मतलब सिर्फ ज्योमेट्री ही नहीं, कई बच्चे, एक बच्चा तो ऐसा है जो एकदम पीछे पड़ा है हाथ धो के। जिस दिन से मैंने वीडियो अपलोड करना शुरू किया उस दिन से उसकी क्वेरी आ रही, बोले सर मेंसुरेशन 3D। भाई, ज्योमेट्री के बाद सीधे सीधे मेंसुरेशन ही पढ़ाएंगे, बाकी और बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी और किसी को भी कोई टॉपिक में समस्या हो तो जरूर बताइएगा। तो मैं यही चीज बता रहा था कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा और मेंसुरेशन और इधर पे आया नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ये 5 टॉपिक जो एडवांस मैथ के वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो थोड़े से ज़्यादा रहने वाले हैं, राइट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो, क्वेश्चन को लेकर के हमारा जो नज़रिया है वो उतना शार्प होगा, हम सवालों को ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगा पाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना और डिटेल प्रैक्टिस करना, एक होमवर्क दे रहा हूं आप सभी लोगों को। जब तक ज्योमेट्री की प्रैक्टिस चलेगी आप सभी का एक होमवर्क रहेगा, आज के सेशन का तो नहीं, कल भी सेशन आएगा ज्योमेट्री का, आगे भी आएगा। जब भी आप सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो अटेंड करने से 15 मिनट पहले एक होमवर्क करेंगे, और वो होमवर्क ये रहेगा कि जितना भी ज्योमेट्री का थ्योरम है उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेना, सिर्फ पढ़ लेना, है ना, याद हो या ना हो सेकेंडरी कॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें, लेकिन हाँ पढ़ के जरूर आना। ये होमवर्क है, और क्यों मैं दे रहा हूँ इसके पीछे का कारण जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने जो होमवर्क दिया आप हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज है आपका पहला सेशन और फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपसे एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में आपसे पूछा है। जनरली जितने भी क्वेश्चन आपको इन सेशंस के थ्रू कराए जाएंगे वो मोस्टली 2019, 20, 21 और 22 में एसएससी के द्वारा पूछे गए सवाल हैं। फिलहाल आज के जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल प्री में एसएससी ने आपसे पूछे थे, उन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। त्रिभुज एल एम एन में आपको बोला गया एंगल एल और एंगल एन के जो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, वो 112 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है एम की वैल्यू बताइए। देखो, यहीं पर प्रैक्टिस का मजा होता है। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, सवाल को देख करके सवाल को सॉल्व करने के दो नजरिए मैं पहले बता रहा हूँ। ज्योमेट्री अगर है तो ज्योमेट्री का मतलब ये है कि आप सवाल को फिगर बनाइए और उसके बाद सॉल्व कर जाइए। अब इसके बाद में दूसरा नजरिया आता है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही होगी, तो दिमाग में क्या होता है, सवाल को पढ़ने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है कि यार जरूरी नहीं, फिर क्या होता है, हम हर एक सवाल का फिगर नहीं बना रहे होते हैं, कई सवालों के फिगर हमारे माइंड में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है, अगर आप फिगर बना के कर रहे हो तो कर ही जाओगे। मैंने एक लास्ट वीडियो भी ज्योमेट्री पढ़ाई, उसमें भी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने किया हुआ था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, जब मैंने इतना सब अगर प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बोले यार एंगल एल और एंगल एन इनके एंगुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगुलर बाइसेक्टर मिला रहे होंगे। और फिर उसके बाद जो एंगुलर बाइसेक्टर पे एंगल बन रहा है वो तो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल बाई 2। तो ये यार जो 112 लिखा हुआ है, ये कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि 90 डिग्री प्लस, यहां पर एल और एन को हमने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब बचा हुआ एम है, तो प्लस m/2। ये स्पीड का मजा है, राइट। तो अगर मैं 112 को 90 प्लस m/2 में ब्रेक करूं तो 90 अगर हटा दिया यहां से, तो m/2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से 90 हटाने पर सीधे सीधे 22 डिग्री आ जाएगा,
राइट। m/2 अगर 22 आ गया तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस को, और बच्चे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहीं बाहर से नहीं है, नहीं ना मैंने कोई ऐसी चीज बताई है जो आपने करी नहीं होगी। इवन आप में से ही कई बच्चे ऐसे लगाते होंगे। कैसे पहुंचे इस लेवल तक, थ्रू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। बाकी इस सवाल को अब डिटेल में भी जरा समझ लेते हैं। तो डिटेल कुछ ऐसा है मेरे भाई कि एक त्रिभुज है, इस तरीके से इन्होंने ट्रायंगल बनाया, ये इन्होंने एंगल दे दिया m, ये l और ये n। इसके बाद आपसे इन्होंने बोला कि हम अगर इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करें समद्विभाजक पे, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये बनता है 112 डिग्री का। आपसे ये वाला एंगल पूछा है, इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, मैंने लास्ट सेशन में भी आपको सिखाई हुई थी। तो ये वाला एंगल कितना होता है, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो मेरे भाई ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री प्लस m/2। सॉल्व करने पर आपका आंसर 44 डिग्री, राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पर। प्रैक्टिस जो रहेगी थोड़ी सी स्पीडी रहेगी, क्योंकि हमें सवालों के साथ साथ थोड़े से उनके डीप कॉन्सेप्ट को भी टच करना है, तो स्पीड की प्रैक्टिस रहेगी। और वही जरूरी भी आपके लिए यार, एग्जाम को 1-1.5 महीना बचा हुआ है। टारगेट अगर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल है तो मेरे हिसाब से स्पीड का होना लाजमी है, होनी भी चाहिए, राइट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दो वृत्त एक दूसरे को टी पर बाहरी रूप से टच कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, दो सर्किल बनाए, एक दूसरे को बाहरी फॉर्मेट पे टी पर टच कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया टी पॉइंट, राइट। आर और एस एक ऐसी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब कुछ इस तरीके से हो गया, ये वाली पॉइंट आर है और ये वाला पॉइंट एस है। जो वृत्तों को बिंदुओं पी और, अच्छा कुछ और ही दे रखा है, आर यहां पर है और एस यहां पर है। ये वृत्तों को पॉइंट पी और क्यू पर टच कर रही है, पॉइंट पी और क्यू है। आपको इतना दे दिया है, आपसे बोला गया है कि टी पी क्यू एंगल, आपसे इतना वो कहा गया कि टी पी क्यू ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हो गया मेरे भाई 42, ये एंगल हो गया 42। आपसे पूछा है पी क्यू टी की वैल्यू, आपसे पूछा गया पी क्यू टी की वैल्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। अच्छा अब एक चीज यहां पर आता है डायरेक्ट रिजल्ट का मजा। अब जिनको डायरेक्ट रिजल्ट पता होते हैं वो इस सवाल को बड़ी जल्दी कर पा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई अगर जब भी इस तरीके से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के साथ में ये फिगर बनेगा, तो ये वाला एंगल हमेशा हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। यही होता है मेरे भाई डायरेक्ट रिजल्ट। अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट रिजल्ट है तो इसका मतलब आप सवाल को बाकी बच्चों से कहीं ज्यादा जल्दी से सॉल्व कर पा रहे होगे। आज कुछ और डायरेक्ट रिजल्ट के कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे, उन्हें दिमाग में रखिएगा ना, उनको उन पर काम कीजिएगा। तो ये एंगल हमेशा कितना होता है, बोले सर 90 डिग्री होता है। अब कुछ लोग यहीं पर पूछेंगे, बोले सर जी ये 90 डिग्री ही क्यों होता है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने कराया हुआ है। बाकी अभी भी सिखा दूंगा कि क्यों 90 होता है। बट अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है कितना है, बोले सर 90 है। अगर ये 90, ये वाला 42 तो पूछा गया, वो वाला कितना हो जाएगा 48। सवाल खत्म, ऑप्शन ए करेक्ट है। इतना बड़ा सवाल था। अगर ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो ये ऐसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले 3-4 सेशन में काफी ज्यादा सिखा दूंगा, जिससे कि आप और ज्यादा स्पीड से काम कर पाओ। देखो अब ये रिजल्ट आया कहां से, जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यार देखो, कोई बाहरी बात नहीं है, जो भी है आपको पढ़ा, आपने सब पढ़ रखा है। अगर और ज्यादा आसान तरीके से समझना चाहो तो दोनों सर्किल को आइडेंटिकल मान लेना, और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। अगर और ज्यादा आसानी से समझना है तो दोनों सर्किल को आइडेंटिकल मान लेना, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए अब आपका टारगेट है यार, सिर्फ ये वाला एंगल पता करना है आपको, सिर्फ ये वाला एंगल आपको पता करना ही आपके लिए टारगेट हो गया। अब मेरे भाई एक बात बताइए जरा, अगर मैं इन दोनों के सेंटर्स को मिलाऊं तो सेंटर्स कहां से जाएंगे, मीटिंग पॉइंट से जाएंगे। सेंटर्स तो मीटिंग पॉइंट से जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए भाई ये वाला एंगल कितना है, बोले सर ये वाला जो एंगल होता है, अगर मैंने ये पूरा तो 90 होगा, पूरा कितना होगा 90 होना है। लेकिन अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा माना, समझना बात को जरा गहराई से समझना, ये वाला एंगल अगर थीटा माना तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यार ये वाली रेडियस है और ये वाली भी रेडियस है, यही तो बात रही। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर भी अगर ये वाले एंगल को मैंने अगर अल्फा मान लिया, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अल्फा, जस्ट बिकॉज ये रेडियस है और ये रेडियस है।
राइट। अब क्या रहा यार, हमें पता है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो इनके बीच का एंगल 90 होता है। उसमें से अगर ये थीटा हो गया तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस, सॉरी 90 माइनस थीटा होगा, प्लस नहीं होगा गुरु, 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से ये वाला हो जाएगा 90 माइनस एल्फा। राइट। अब मेरे हिसाब से आपके पास रिक्वायर्ड एंगल सारे आ चुके हैं, आपके पास सारे ही एंगल आ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहां पर हमने कितना डाटा निकाला, यहां से 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो हमारे पास तीनों एंगल का सम कितना आ रहा है। बोले सर अगर यहां से देखा जाए तो 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा टोटल 180 अगर कर रहे हैं, तो इस वाले एंगल की वैल्यू निकल के आई थीटा प्लस एल्फा। बोलो हाँ या ना, थीटा प्लस एल्फा। हमें पता है यार ये स्ट्रेट लाइन है, पूरे एंगल पे अगर कवर कर रहे हो तो कितना हो रहा है, बोले 2 थीटा प्लस 2 एल्फा इज इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस एल्फा कितना हो गया, 90 हो गया। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन ये जनरली बच्चा फिर एग्जाम हॉल में कर रहा होता है तो उसको लगेगा टाइम, लेकिन आपने क्या किया, आपने सिंपली दिमाग में रखा कि अगर दो सर्किल, अब डायरेक्ट रिजल्ट यही बनता है कि अगर दो सर्किल टच कर रहे हैं तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल हर हाल में कितना होगा, 90। बात खत्म। और कई सवाल इस डायरेक्ट रिजल्ट से आपके सॉल्व भी होंगे, समझ गए ना। तो कोशिश करो कि आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू कुछ डायरेक्ट रिजल्ट जरूर बना के लेके चलो, कई मैं आपको सिखा दूंगा, कुछ आप भी ट्राई करेंगे, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। राइट, आ जाइए आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल पे चल देते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि त्रिभुज एबीसी में बी ए सी इज इक्वल टू 88। समझना बात को गहराई से, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 88। आई क्या है, अंत केंद्र, इंटीरियर एंगल है, सॉरी इन सेंटर है। आई अगर इन सेंटर है मतलब इंटीरियर एंगल और बाइसेक्टर होगा, मतलब 90 प्लस ए बाई टू वाला केस बन गया ना। इन्होंने पूछा है बी आई सी की वैल्यू, तो बच्चा डायरेक्टली ऐसे करो कि बी आई सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ए बाई टू, कुछ इस तरीके की बात रही। अब a बराबर है आपका 88, तो 90 डिग्री प्लस 88 का मतलब 44, अगर ऐड कर देना है तो ये आ जाएगा 134। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आपको इस जगह तक पहुंचना है, जब आप इस मेथड से सवालों को सॉल्व कर रहे हो, मैं कहूंगा कि हाँ अब आप सही डायरेक्शन पे हो, अब आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। राइट। अच्छा देखो इसका डिटेल भी मैं आपको बता दे रहा हूं, डिटेल एक बार तो अभी बता ही चुका हूं पहले सवाल में। तो ये आपको दे रखा है एबीसी ट्रायंगल, बी ए सी बराबर ये वाला एंगल दे दिया है 88। इन्होंने बोला है कि आई आर इन सेंटर है। हमने लास्ट वाले सेशन में चर्चा भी की थी कि इन सेंटर बनता कैसे है, एंगुलर बाइसेक्टर से। इन सेंटर बनता कैसे है, एंगुलर बाइसेक्टर से। इसका मतलब ये वाली लाइन क्या है, बोले एंगल बी की बाइसेक्टर है, और उसी तरीके से ये वाली लाइन एंगल सी की बाइसेक्टर हो गई। तो इसका मतलब ये एंगुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस, सॉरी 90 डिग्री प्लस ए बाई टू। आंसर यही इस सवाल का उत्तर है, सॉल्व करके 134 आंसर। आसान सवाल लगा, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यार ये एक सवाल है, इन्होंने बोला एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी है। कुछ चर्चा भी करेंगे इसके साथ में, है ना, वो जरूरी भी है आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना। ये इस तरीके से मैंने एक फिगर बनाया, ए बी और सी। इन्होंने बोला है कि बीसी पर एक डी बिंदु इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी, ठीक है, बराबर है बी ए सी। ओके, तो मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ये डी पॉइंट है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी के, ये पूरे एंगल के बराबर, ये सवाल ने दे दिया हमें। इसके बाद हमसे बोला है कि सी ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये वाली हो गई लाइन 12 सेंटीमीटर। सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सी बी आपसे पूछी गई, सी बी ये पूरी लाइन आपसे, बीसी की लंबाई आपसे पूछी गई है मेरे भाई, ये कुछ ऐसी बात रही। अब इस सवाल को कैसे करें, कई बच्चों के साथ समस्या ऐसी फंसती है। देखो ज्योमेट्री में 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल तो ऐसा होगा जिसको आप देख के कर पाओगे, जैसे पिछला इन सेंटर वाले जो सवाल थे, इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर, इस तरीके के जो भी सवाल होंगे उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पा रहे होगे। इसके बाद में दूसरे सवाल कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो कोई ना कोई क्लू अपने साथ में दे रहे होते हैं। और तीसरे सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर थोड़ी ज्यादा ही मेहनत हो जाती है।
कोई इशू नहीं है, सारे सवाल लगेंगे आपसे। अब हम जब अगर इस सवाल को देख रहे हो, हमें उन्होंने एक एंगल दे रखा है गिवन कि ये बराबर है, और दूसरा एंगल अगर मैं देखूं तो मुझे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, एंगल सी दोनों ट्रायंगल में। और जब किन्हीं दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, सिखा रखा है मैंने, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 जब करोगे तो तीसरा अपने आप बराबर निकलेगा जब दो बराबर है। अब तीन एंगल बराबर है, दिमाग में घंटी क्या जानी चाहिए, सिमिलरिटी लगेगी, ट्रायंगल सिमिलर करने पड़ेंगे। तो यार तीसरा एंगल हमारे पास में सी ऑटोमेटिक बराबर है, बस सिमिलरिटी को अप्लाई कैसे करना है ये पता होना चाहिए आपको। मैंने रखा मेरे भाई यहां पर ट्रायंगल एबीसी। अब जो ट्रायंगल सिमिलर है किस ट्रायंगल के, अब देखो एंगल ए पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में बात करूं तो जो एंगल ए है वो छोटे वाले ट्रायंगल में डी के बराबर हुआ ना, तो यहां पर डी हो गया। बी के बारे में पता नहीं है, सी आखिरी में रखना है, तो ये क्या हो जाएगा डी ए सी। ये सिमिलरिटी है, ए डी सी नहीं है सिमिलर, ए बी सी त्रिभुज के सिमिलर है त्रिभुज डी ए सी। इस तरीके से आप सिमिलरिटी लगाएंगे, एंगल के अकॉर्डिंग आप सिमिलरिटी रखेंगे। अब आपको क्या दे रखा है, एसी दे रखा है इन्होंने, तो यहां पर एसी क्या है, पहला और आखिरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी डी पहला और आखिरी, ये बात रही। यहां पर एसी पता है, आखिरी वाले दोनों अपॉन में कर दिया, तो यहां पर भी आखिरी वाले दोनों बीसी रख लो। बस ये कुछ बात रही। मेरे हिसाब से आपके पास सारा डाटा है, ये रेशियो आपस में बराबर कर दीजिएगा। तो ए सी बराबर इन्होंने दे रखा है 12, तो ये आ गया मेरे भाई 12 अपॉन बी सी, दैट इज इक्वल टू सी डी बराबर 8/12। तो 12 12 144, 18 8 144, तो बी सी बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। और यही इस सवाल का उत्तर है। सिंपली सिमिलरिटी को यूज करना था सही तरीके से, अगर हम कर पा रहे होते तो हमारा ऑप्शन है हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, एक नोट लगाओ सभी लोग, ज्योमेट्री में सबसे अच्छे सवाल कहां से बनते हैं, ट्रायंगल टॉपिक से बनते। तो देखो यार सर्किल से भी अच्छे सवाल है ना, बनने को हर एक टॉपिक से बन सकते हैं, बट जनरली अगर मैं आपसे बात पूछूं तो सबसे अच्छे सवाल कहां से बनेंगे, ट्रायंगल टॉपिक से। और ट्रायंगल टॉपिक में कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनसे कुछ ज्यादा ही अच्छे सवाल बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है यहां पर आपको परेशानी भी होती है, जैसे कि उनमें से एक है आपका सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, है ना, समरूप त्रिभुज वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपके साथ समस्या ये आ जाती है, बोले सर इतने रिजल्ट्स हैं दिमाग में कैसे रखें और तुरंत कैसे अप्लाई करें। जैसे एक ये सवाल है, एक मैंने बताया था कि वो मिड पॉइंट के पैरेलल लाइन, बेस के पैरेलल लाइन वाला, वो एसएससी का फेवरेट है। इसके साथ साथ जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल वाले पॉइंट से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसमें भी तो तीन आपके सिमिलर ट्रायंगल निकल के आते हैं, वहां से भी कई बड़े बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको चाहो तो एक पेपर में नोट करके आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, नजर पड़ती रहनी चाहिए ना। चीजें अगर नजर के सामने रहती हैं आपके, तो आपको लगता है कि काफी कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी है, इनको बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिल रही है। बड़ा बेहतर सवाल है ना, बड़ा बेहतर सवाल है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तीन थ्योरम इससे मिलकर के बनती हैं। मैं एक बार वो तीनों थ्योरम रिपीट कर दे रहा हूँ, तीन नहीं मैं तो अब बोलूंगा चार। आज से जब 1 साल 2 साल पहले पढ़ा रहा था तब तीन थ्योरम थी, पिछले 2 साल में एसएससी ने एक चौथी थ्योरम नई बनवा दी। चौथी थ्योरम कहीं बाहर से नहीं आई है, कुछ एडिशनल रिजल्ट ही लगाए हैं और कुछ नहीं है, राइट। सभी लोग नोट करते जाएंगे हर एक चीज को। अगर दो कॉर्ड त्रिभुज सर्किल के अंदर कहीं पर कट कर रही हैं, एक कॉर्ड ए बी है, दूसरी सी डी और पी पॉइंट पर कट कर रही है, राइट। तो इनके लिए रिजल्ट बनता है हमारा ए पी इंटू बी पी, ये बराबर होगा सी पी इंटू डी पी के, राइट। इसी तरीके का एक रिजल्ट और होता है कि जब एक सर्किल की कॉर्ड ए बी और सी डी सर्किल के कहीं बाहर कट कर रही हो पी पॉइंट पर, तब भी यही रिजल्ट बनता है। ये आपका दोनों पे वर्क करता है, ये इस पर भी वर्क करेगा, ये इस पर भी वर्क करेगा। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में, एक सर्किल है, उसकी एक कॉर्ड आपने आगे बढ़ाई और एक टेंजेंट है, ये टी पॉइंट ये पी पॉइंट कर लेते हो, इसको हम ए बी नाम दे दे रहे हैं।
तो यहां से आपके पास फिर रिजल्ट मेरे भाई कुछ ऐसे आता है कि AP इंटू BP बराबर होगा PT स्क्वायर। ये आप नोटिस कीजिएगा, इन सवालों पर, इन रिजल्ट्स पर सवाल बहुत पूछ रहे हैं ना, तो इनको मिस मत कर देना किसी भी कंडीशन में। अब एक सवाल मेरे भाई इसी थ्योरम से एडिशनल उठा लिया जाता है। इसी थ्योरम से एक सवाल एडिशनल कौन सा उठा लेते हैं? मैं अगर इसी फिगर को फिर से बनाऊं, ये मैंने फिगर बनाया, ये मैंने कॉर्ड आगे बढ़ाई, ये टेंजेंट आगे बढ़ाई, और ये जाकर के ये P पॉइंट पर जाकर मिल गए, ए बी, और ये पॉइंट टी है, राइट। अब इसके बाद में यहां से अगर मैंने सेंटर को मिलाया, तो केंद्र से बिंदु P की दूरी, O से बिंदु P की दूरी पर चर्चा आपसे कर ली जाएगी, राइट। जो O से केंद्र से बिंदु P की दूरी पर आपसे चर्चा करी जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर रिजल्ट आपके पास क्या रहता है? एक तो रिजल्ट आपके पास ये है कि सर यहां से AP इंटू BP बराबर है हमारे पास PT स्क्वायर। ये हो गया आपके पास रिजल्ट नंबर 1। ये तो आपको सिंपली पता है कि AP इंटू BP बराबर PT स्क्वायर। एक रिजल्ट तो ये मालूम है। दूसरा हमें ये मालूम है कि यार ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल है, रेडियस आर है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस 90 डिग्री को यूज कर रहा हूं तो मेरे पास शायद बन के ऐसा आ रहा है कि OP स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हाइपोटेनिस स्क्वायर माइनस ये, इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। अब बस सिंपली अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, तो सॉल्व करने पर हमारे पास रिजल्ट आता है AP इंटू BP बराबर प्लस आर स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर। ये रिजल्ट मैंने क्यों लिखा आपको? 2020, 2021, 2022 में SSC ने सिर्फ इस रिजल्ट पर एटलीस्ट 12 से 15 सवाल आपसे पूछे। सिर्फ और सिर्फ इस रिजल्ट पर आपसे लगभग 12 से 15 सवाल आपसे पूछे गए कि भाई केंद्र से मीटिंग पॉइंट के बीच की दूरी बताइए। आपको AP, BP और रेडियस दी जाती है, तो आप अगर डायरेक्टली इस रिजल्ट को दिमाग में रखे होंगे तो जल्दी कर पाएंगे, राइट। आ जाइए हम लोग चलते हैं अपने सवाल पर। तो अब तो हमारा सवाल बड़ा आसान है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं, इन्हें हमने जब आगे बढ़ाया तो ये P पॉइंट पर कट कर गए। अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट और लिखो। मेरी शायद हर एक बात में आपको कोई ना कोई चीज बेहतर लग रही होगी, जो भी बेहतर लगे नोट डाउन करते जाइएगा। मैं एक नया कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं आपको कि ये तो हो गया आपका AB, ये हो गया यहाँ पर CD, और ये P पॉइंट पर मिल रहे हैं आगे बढ़ाने पर। अब AB बराबर 6.3 दे रखा है। ये एग्जामिनर की स्ट्रैटेजी है, राइट, कि कैसे भी करके आपको परेशान किया जा सके। 6.3 है, 4.5 है, 3.6 है। जब हमें सभी जगह पर पॉइंट दिख रहे हैं तो मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट को हटा देता हूँ। पॉइंट सिर्फ मेरे दिमाग पे लगा हुआ है, बाकी मैं सवाल पे नहीं लगाऊंगा। दिमाग में चल रहा है पॉइंट लगा है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? AB बराबर 63 सेंटीमीटर, BP बराबर 45 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। हमने जब डेसिमल हटाया तो रेशियो पे ही तो चीजें बदलेंगे हम, तो हमने रेशियो लगा दिया, डेसिमल हटा दिया। डेसिमल हटाने से क्या हुआ, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। अब यार यहां पर एक तो आप ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो, दूसरा कैलकुलेशन लगा सकते हो। ऑब्जर्वेशन क्या लगाओगे? हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगता है तो वो तो यही लगेगा ना कि AP इंटू BP बराबर होगा CP इंटू DP, राइट। यार ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल। इसका मतलब चीजों को बैलेंस करने के लिए आगे भी 9 का मल्टीपल ही चाहिए। अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका एक ही आंसर करेक्ट होगा, 5.4 एक तरीका। दूसरा तरीका आप अपने सवाल के थ्रू लगा सकते हो। सवाल में आपको बोला गया है कि इसको आप x मान लीजिए, तो आपका AP कितना हो जाएगा? 63 और 45 अगर मैं यहां से जोड़ूं तो 108 हो जाएगा। 108 गुना BP की वैल्यू 45 हो जाएगी, 45 बराबर CP कितना है? CP है आपका 36 प्लस x, और DP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये x हो जाएगी। अब इसके बाद या तो आप सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाओ जो लंबी खासी कैलकुलेशन करवा देगा आपसे,
या फिर दूसरा तरीका है कि आप वैल्यू पुटिंग करना शुरू कर दो। तो जब आप 45 कर रहे हो, डेसिमल हटा के काम कर रहे हो, ठीक है, 45 कर रहे होगे, सॉरी 54 कर रहे होगे, तो 54 करने पर ये कितना हो जाएगा 90, और ये 54। तो आप 45 दूनी 90, दो बचा, 54 दूनी 108, रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, लंबी कहानी बन जाएगी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, अभी मैं पूरे एडवांस मैथमेटिक्स के सेशन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे दिए जाएंगे, राइट। एडवांस मैथ की अगर बात करूं तो वही मैंने बताया, ज्योमेट्री चल रही है, फिर उसके बाद मेंसुरेशन आएगा, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में जब इतनी कमांड हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि अब तुम बूम मारने लगे हो, बढ़िया तरीके से सवाल लगाना शुरू कर दियो। फिर उसके बाद में लाइव के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस का मजा ही अलग है ना। लास्ट टाइम पे हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, है ना, और आपके जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आपके साथ मेहनत करी जाए। तो प्लानिंग कुछ ऐसी रखी जाएगी कि आपके साथ में ये जो क्लासेस, ये एक नाइट का शेड्यूल इसीलिए बनाया जा रहा है, वीडियो जो अपलोड होती है नाइट में अपलोड की जाती है, इसलिए बनाया जा रहा है कि फिर आपको एक नाइट का ही टाइम स्लॉट निकाल दिया जाएगा, लगभग 2 ढाई 3 4 घंटे जो भी रहेगा। तो उसमें आराम से हम लोग मिलके बढ़िया प्रैक्टिस किया करेंगे अच्छे अच्छे सवालों की। ये चीज़ें आपके सिलेक्शन में काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगी, राइट। आ जाइए, बाकी ये पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के समांतर अगर जीवाएं हैं, बीसी व्यास है, ठीक है। अब एक इस तरीके का फिगर बनाइए, बीसी व्यास है, सबसे पहला काम तो ये हो गया। अब एक जीवा ए बी इन्होंने बनाई है, ये हो गया। अब पैरेलल अगर लाइन खींचनी तो कुछ इस तरीके की जाएगी सी डी। इसका मतलब ये सिमेट्री क्रिएट करेंगे, ये क्या करेंगे, ये सिमेट्री क्रिएट करेंगे, राइट, सिमिलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं ये। अब इसके बाद में क्या बोला हुआ है इन्होंने, यदि ए बी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर है, वृत्त के केंद्र से अगर ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब ये हो गया कि ये परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो गई है। 20 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है, अगर 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो ये डिस्टेंस बची 10 सेंटीमीटर। आगे की कहानी आप समझ पाए, उन्होंने जीवा सीडी की लंबाई पूछी है, 6 10 तो ये वाली हो जाएगी 8, ये वाली हो गई 8, तो ये वाली भी हो जाएगी 8। तो ए बी बराबर कितना हो गया, 8 और 8 16। और जैसा मैंने बताया कि यार ये सिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो सिमेट्री कैसे पता लग गई, बोले सर एक तो पैरेलल लाइन है ना। तो देख ही रहा है सिमेट्री क्रिएट कर रही है, ये आधा ऊपर का व्रत है, ये आधा नीचे का व्रत है। तो जिसके दिमाग में सिमेट्री आ गई तो वो तो सीधे सीधे 8 और 8 16 करके सीडी की लंबाई भी कितना टिक कर देगा, 16 सेंटीमीटर। अब कुछ होते वो उनको पीएचडी वहीं पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही करनी है। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे, हमें तो पूरा डिटेल वाला डिस्क्रिप्शन चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो उनके लिए फिर एक मेरे पास में यही एक डाटा है कि आप एक काम कर जाइए, अगर मैं इस लाइन को इधर पर मिला दे रहा हूं, समझिएगा बात को, राइट, और ये वाली लाइन मैंने इधर पर मिला दी मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताओ, चूंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, सवाल ने दिया है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अच्छा, अर्धवृत्त में चूंकि बीसी व्यास है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये दोनों कोण कितने हो गए, समकोण हो गए। तो इसका मतलब तीनों एंगल बराबर, दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर हो जाएगा। अच्छा, बीसी कॉमन है, बीसी कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। इसका मतलब अगर ये वाली भुजा 16 है तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। डिटेल्ड एनालिसिस के लिए है, बाकी जिनके नजर में सिमेट्री आ गई वो सवाल को शायद पेन भी नहीं चलाएगा और टिक करके निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं हर एक नजरिया आपके सामने रख पा रहा हूं, इसलिए हर एक नजरिया रख रहा हूं क्योंकि क्लास में कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद अभी ज्यादा अच्छे तरीके से, जिनकी कमांड नहीं है ज्योमेट्री पे, तो उनको क्या है कि उनको तो भाई देखो डिटेल जाननी है। लेकिन कई बच्चे क्लास में ऐसे भी हैं जो थोड़े बहुत सूरमा बन चुके हैं, तो उनको फिर यार डिटेल में अगर समझाया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका टाइम किल हो रहा है, उन्हें स्मार्ट सॉल्यूशन सिखाए जाए। तो इसलिए उनको स्मार्ट सॉल्यूशन पर भी चर्चा करो, जिससे कि हर एक बच्चे का अपना अपना बेनिफिट हो सके। क्लियर है। आ जाइए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई, अगला सवाल क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में डी और ई बीसी पर ऐसे पॉइंट है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है यार, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा लेना, रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन पर भी स्टार लगाऊं, स्पेशल क्वेश्चन के तरीके उन्हें ट्रीट किया करो। पुराने बच्चे जानते भी हैं कि क्यों स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी है ये हमारे पास में, और इस त्रिभुज में आपसे कुछ ऐसे बोला गया है कि डी और ई इस तरीके से हमने बिंदु लिए हैं कि ए डी बराबर ए ई है। तो ये ए डी बराबर ए ई, थोड़ा सा दूरी बनाओ यार अनुज। अब ठीक है, ये हो गया ए डी बराबर ए ई। अब यहां पर भी सिमेट्री अगर लगा जाते हो तो सवाल बड़ा आसान पड़ेगा आपको। इसके बाद में बोला है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, राइट। अच्छा, इसके बाद में क्या दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 2p+3, 2p+3, और बी डी बराबर दे रखा है 2p। इसके बाद में ए सी बराबर 3q-1, और सी ई बराबर ये दे रखा है q। आपसे पूछा है p+q की वैल्यू। अच्छा, पिछली बार जब सवाल ऐसा दिया गया था तब वहां पर इन्होंने वैल्यूज दे रखी थी कि इतने सेंटीमीटर, इस बार उन्होंने वेरिएबल्स के फॉर्मेट पे दे दिया है। अब यहाँ पर जो समझाने वाली चीज है आपकी, मैं थोड़ा सा डिटेल में ये सवाल समझा दे रहा हूँ, सभी लोग सीख लो। यहाँ पर समझाने वाली बात ये जो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो मिड पॉइंट पे जाता है, ये हमें पता है। और साथ ही साथ इन एंगल को बराबर बराबर भी बांट देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दिख रहा है यार कि ये वाला जो एंगल है पूरा, ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के। कोई समस्या वाली बात नहीं। दैट मीन्स ये जो भी पार्ट आपके सामने हो रहा है ये सब पूरा आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल है, यस और नो। जितना भी पोर्शन है ये बराबर हो गया इसके, ये पोर्शन बराबर इसके, तो इसका मतलब ये वाली साइड बराबर किसके हो जाएगी, इसके हो जानी है। दिमाग में फिर से कीड़ा काटा, क्योंकि बहुत ज्यादा काटता है, राइट, कि सर जी ऐसे कैसे बराबर हो जाएगी। अरे अभी अभी तो समझाया यार कि अगर ये आइडेंटिकल मैंने बनाए तो ये वाला एंगल बराबर है इसके, क्योंकि सामने की भुजाएं हैं। अब अगर ये एंगल बराबर है, दे रखा है, ये एंगल हमने निकाल लिया, सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए तो बहिष्कोण थ्योरम की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। इसका मतलब ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। ए डी बराबर ए ई दिया गया है, सिमेट्री अप्लाई हो रही ना प्रॉपरली, इसका मतलब हर एक पार्ट बराबर हो रहा है। दैट मीन्स बी डी बराबर हो जाएगा ई सी के। हमने यहां से रिजल्ट क्या निकाला, एक रिजल्ट आया हमारे पास ए बी बराबर ए सी के, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास आया हुआ है बी डी बराबर है सी ई के। अब बी डी बराबर अगर रख रहे हैं तो 2p हो गया, और ये कितना है, q के बराबर है। एक तो डाटा आपने यहां से चुराया, दूसरा डाटा यहां पर अगर हम देखें ए बी बराबर दे रखा है 2p+3, और ये दे रखा है 3q-1। मेरे भाई 2p की जगह पर q अगर रख दे रहे हो तो ये हो जाएगा q+3, राइट। ये हो जाएगा q+3 इज इक्वल टू 3q-1। -1 को इधर ले आओगे ये 4 हो जाएगा, q को अगर इधर ले जाओगे तो माइनस का q हो जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 2। तो q बराबर आ गया आपके पास 2। अगर q बराबर आ गया है 2 तो इसका मतलब p बराबर आ जाएगा 1। अब p और q की वैल्यू आपने निकाल ली है, इसका मतलब उन्होंने पूछा है p+q दैट इज इक्वल टू 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस पर स्टार लगाया है फिगर की वजह से, फिगर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रिपीट होगा, ख्याल रखिएगा बिल्कुल, है ना। जब भी बनेगा सिमेट्रिकल फिगर बनाएगा, तो अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ रहा है तो डायरेक्टली सिमेट्री में ब्रेक कर दीजिएगा आप, ओके। चलो आ जाओ, अगला सवाल क्या है, एक त्रिभुज की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर कट कर रही है, ठीक है। तो ये तो अभी यार लगाया ही सवाल है ना, तो ये तो उसी तरीके से लग जाएगा कि एक वृत्त है, उसकी जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु पी पर कट कर रही हैं, राइट। अच्छा, ए बी बराबर दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पी डी बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर,
और आपसे पूछा है पीबी की लंबाई बताइएगा, तो पीबी की लंबाई आपने मान लिया एक्स। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बन जाएगा ये आपका यहाँ से 7 + x AP इंटू एक्स बीपी दैट इज इक्वल टू सीपी हो जाएगा आपका 6 × 5, 6×5 = 30। अब यार x की ऐसी वैल्यू रखो जो इनका प्रोडक्ट 30 बन जाना चाहिए। x बराबर अगर 1 रखा तो 8 × 8, 2 रखा 9 दूनी 18, 3 रखा 10 3 30 बन गया। तो x बराबर कितना हो गया, बोले सर x बराबर 10। x बराबर 10 यही आपसे पूछा गया है। पीबी बराबर, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेटिस्फाई करवा दो। क्यों हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनाए, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करें। देखो स्मार्ट सॉल्यूशन जितना हमारा रहेगा, सवाल आसान आते हैं, सवाल मॉडरेट आते हैं, सवाल डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो हर एक सवाल के लिए जितनी ज़्यादा आसान हो सके उतना आपके लिए बेहतर है, राइट। तो यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना। इधर उधर के ज्ञान में नहीं पढ़ना है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपको, आप पर, राइट। अगर सिलेक्शन होता है तो लाइफ चेंज आपकी होगी, सिलेक्शन नहीं होता है स्ट्रगल आपकी लाइफ में आएगा। बाकियों को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो कोशिश करो, आप अपनी जिम्मेदारी को अपने खुद उठाइए, है ना। इधर उधर के ज्ञान, इधर उधर के बहकावे में मत आइए। ये बिजनेस है, नाटक है, चलता रहता है। चीज़ें कुछ सामने दिखाई पड़ेंगी कुछ अलग, फिर कुछ दिन बाद कुछ और दिखाई पड़ेगी, है ना। डिटेल में अपन बात भी कर लेंगे, मेरे को किसी से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, राइट। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में ना पढ़ करके अपने करियर पर फोकस करो, अपना करियर बनाने पर बात करो। और कई चीज़ें आप लोगों के साथ में मुझे पर्सनल भी डिस्कस करनी है। पर्सनल डिस्कशन बस ऐसे ही करना है कि अभी यार CGL का रिजल्ट आया था 2022 का, है ना। कई बच्चों को अच्छे अच्छे रैंक वगैरह मिल गए, जॉब वगैरह मिल गए, तो ये सब चीज़ें रही, देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो मेरा मतलब एक और रहता है पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का, वो ये भी रहता है यार कि अब स्टूडेंट तो मेरी क्लास में जितना भी बैठा है, तो किसी की भी क्लास में बैठा हुआ हर एक बच्चा तो सिलेक्टर नहीं होता, चाहे कोई कितना भी लिखा ले कि हमने इतने सिलेक्शन दिया, हमने उतने सिलेक्शन दिए। सच्चाई यही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट एक सच्चाई ये भी है कि एक क्लास में जितना भी बच्चा है उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते। ऐसे जो सेलेक्ट हो गए उनकी लाइफ एक अच्छे डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है। अब वो अपनी जॉब करेंगे, एक अर्निंग लेंगे, उस अर्निंग के अकॉर्डिंग और फिर अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट फ्यूचर प्लान करेंगे। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या करेंगे, तो उनको ज्ञान दिया जाता है कि परेशान मत हो, ठीक है, और दोबारा से पूरी मन से तैयारी करो। ऐसा मत सोचना कि मैं मोरल डाउन करूंगा आपका, मेरी पूरी बात को समझना फिर ओपिनियन बनाना, चाहे जो भी आप बनो। तो उनको ऐसे करके बताएगा, बच्चा फिर से तैयारी में लग गया, क्योंकि क्या करे उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसा तो नहीं है यार कि वो एकदम बिजनेस आइडिया सोच के और कुछ तड़कता भड़कता कर लेगा, नहीं है यार उसके पास में। या फिर ये समझ लो, मेरी बात को सुनना ध्यान से, या फिर ये समझ लो कि शायद उसे और कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव दिखाई ही नहीं गए। उसके दिमाग में सिंपली बस यही डाला गया है कि यार तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम लोअर क्लास फैमिली से हो, तुम्हारे लिए अगर जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है, बेहतर बनाने का जरिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी है। शायद उसको यही सिखाया गया है। यही तो आपको लगता है। ऐसा तो नहीं है यार कि जितने भी लोग आज की डेट में कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे हैं वो हमेशा ही बेहतर फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे करियर हैं आप लोगों के लिए जिन पर अगर आपके साथ चर्चा की जाए तो आप उनमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मेरा ये सब समझाने का पर्पस सिर्फ आपको सिर्फ इतना है कि अभी जब CGL का रिजल्ट आया था, बच्चों के फोन आए, अच्छा लगता है जब वो बताते हैं सर हमारा सिलेक्शन AA में हो गया, हमारा एग्जामिनर में हो गया, कई बच्चों के सिलेक्शन रहे हैं। लेकिन उसी बीच में कुछ फोन ऐसे भी आते हैं, बोले सर जी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हम क्या करें। तो जब बच्चा कोई नॉर्मल होता है, मुझे लगता है यार इसके अंदर एबिलिटी है, तो मैं सीधे बोल देता हूँ कि यार तेरे अंदर एबिलिटी है, तू तैयारी कर, और ठीक है हो जाएगा तेरा। एबिलिटी देखो जज कर ली जाती है, लेकिन अगर दिख रहा है कि यार बच्चे के अंदर एबिलिटी नहीं है,
तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उसे सही डायरेक्शन में गाइडेंस दिया जाए। कुछ बच्चों का देख के बड़ा दुख लगता है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ मेहनत करते रहे, लास्ट मोमेंट पे वो आकर हमसे मिले आके। अब एक साल में तो यार मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ ना उनकी तैयारी को, राइट। उनके दिमाग में इतना पहले से ही नॉलेज भरा हुआ है, तो मैं एक साल में कितना उन्हें इन्हेंस कर सकता हूँ, कितना उन्हें अपने तरीके से कन्वर्ट कर सकता हूँ। और एक साल के बाद में जब उनका एग्ज़ाम हो गया तो उसके बाद रिजल्ट आया नेगेटिव, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि वो बच्चा ओवर एज भी हो गया यार। मतलब उसकी एज जो है वो 32 ईयर क्रॉस कर गई है, वो सीजीएल की, नहीं सॉरी 30 ईयर्स क्रॉस कर गई थी। 32 ईयर्स के लिए एक दो रैंक पोस्ट है, उनके लिए एग्ज़ाम दे सकता है, और बाकी और वो अब फॉर्म नहीं भर सकता। अब ऐसा सीन, वो तो चलो एक बच्चे का मेरे पास फ़ोन आ गया, देन ओके। कई ऐसे होंगे ना यार जो ये सब फेस करते होंगे। मेरा सिखाने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही है कि यार लाइफ तुम्हारी है, जो भी अप डाउन प्लस माइनस होगा झेलना तुम्ही को पड़ेगा यार। तो थोड़ा सा समझदारी से डिसीजन लो अपने, है ना। अपनी लाइफ की को सीरियसली लो, देखो कि क्या क्या कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सरकारी नौकरी के साथ साथ कुछ और ऐसे प्रोस्पेक्टिव भी आपके सामने रखूं, जिनके बिहाफ पे आप अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बना सको, आप भी लोगों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर सको। ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, एंड आई थिंक कि इस पर बच्चे से बात करनी चाहिए यार, सबसे बात होनी चाहिए इसके बारे में। क्योंकि सिर्फ एक ही करियर ऑब्जेक्टिव बनाना, मतलब ये तो फिर वही हो गया ना कि आपको एक गुलाम बना के रख दिया है, और ये कर लेगा तो जिंदगी ठीक है, नहीं करेगा तो फिर ईंटा डालो। यही बोलते हैं अपने यहाँ पे, गोबर डालो ईंटा डालो, है ना। ऐसा नहीं होता यार, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, और बहुत कुछ लोग कर भी रहे हैं, आप भी करोगे, राइट। तो मेरा कहने का मतलब यही है यार कि थोड़ा सा अपनी जो सोच है ना उसको बढ़ाने की ज़रूरत है यार। जो आपके ऊपर जो बाउंडेशंस लगी हुई हैं, इन बाउंडेशन को यार हटाने की ज़रूरत है अब, है ना। ऐसे नहीं चल पाएगा यार, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन भयंकर है। अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया, कई बच्चे ऐसे थे जिनके 130 132 नंबर थे, 140 नंबर थे। हम श्योर थे कि हाँ भाई सिलेक्शन हो जाएगा, बट मेरिट गई 157, ओबीसी की मेरिट 153। कंपटीशन लेवल देख रहे हो ना यार, कितनी बेरोजगारी है। और वहां पे अगर आप पूरा का पूरा जो यूथ है, जो मतलब आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर है ग्रोथ के लिए, है ना, इतनी एनर्जी यही जनरेट कर सकता है यूथ, आप उसको एकदम गुलाम बना दे रहे हो। आप उसको बोल दे रहे हो, बोले जो कुछ भी है बस सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के बाहर दुनिया ही नहीं है। ये मेरे हिसाब से गलत है, मुझे लगता है इस पर बात करनी चाहिए। और यार मैं टाइम टू टाइम करूंगा आप लोगों के साथ, जिनको भी इंटरेस्ट हो वो जरूर पार्टिसिपेट करना, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं अगले बात पर। और हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये सब, इसके बारे में आपका सोचना क्या है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं सबके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, मैं सबके कमेंट का वेट करूंगा। बताना ज़रूर कि आपका इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचना है ना। चलिए अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एम एन पी एक वृत्त में बना हुआ है। एक वृत्त के अंदर हमने एक ट्रायंगल बनाना है। एक वृत्त के अंदर हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। एम एन और एम पी, एम एन और एम पी, बड़ा प्यारा सवाल लग रहा है ये तो। 16√5 दे रखा है आपसे, एन पी इज इक्वल टू 32 दे रखा है। ये वाला दे दिया है आपको 32 सेंटीमीटर, ये वाला दे रखा है आपको 16√5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 16√5 है, राइट। ये डाटा दिया गया है, ओके। आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करो। देखो यार इस सवाल में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं एग्जामिनर होता ना भाई, तो मैं एक काम और करता, मैं एक काम और कर देता। और वो काम कितना था मैं भी बता रहा हूँ आपको, देख लूँ जरा मैं। हाँ, वो काम मैं ये कर देता, बस ये और कर देता, एक ऑप्शन में जरूर रखता ये 64/3, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ दिमाग वाले लोग फिर इसको जरूर लगाते हैं, है ना, क्योंकि दिमाग में पहले घंटी इसकी आएगी। कैसे आएगी समझाता हूँ, देखो। अब क्या रहेगा यार, अगर मैं अपने सवाल पर चर्चा करूं आप लोगों से, तो कुछ ऐसा दे रखा है। अब चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी समझाया कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर बचेगा। अब इसमें अगर मैंने पाइथागोरस लगाई, ये 1 है ये √5 है, तो ये 2 बनेगा, रेशियो 1:2√5 का रेशियो बनता है। तो 16 है ये 16√5 है, तो ये 2 का रेशियो से 16 दूनी 32 सेंटीमीटर बनेगा।
मतलब ये एम एन पी है ना, तो मैंने इसको क्यू नाम दे दिया। दैट मीन्स एम क्यू इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे आसानी से। अब मेरे भाई आपसे इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई मुझे ये बताइए कि इसकी परित्रिज्या है ना, मतलब इस सर्किल की रेडियस के बारे में आपसे पूछा गया। तो यार हमें पता है जनरली क्या लगता है कि यार ये देखो ये मीडियन है, ये मीडियन है। बोले हाँ मीडियन है। मैंने कहा इसको यार 2:1 के रेशियो में बाइसेक्ट क्या करेगा? बोले सेंट्रोइड करेगा। तो हमारे दिमाग में एक फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यार शायद वही तो रेडियस बनाएगी जाके वही सेंट्रोइड से। ऐसा आ जाता है यार, कभी कभार होता क्या है कि जब हम कई कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है यार एक दूसरे से सब कनेक्टेड ही तो है। तो हमें क्या लगता है कि यार ये आंसर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है उसके पीछे बता रहा हूं। यार ये सेंट्रोइड है, और जो त्रिज्या होती है वो सरकम सेंटर से निकलती है, और सरकम सेंटर और सेंट्रोइड सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं, बाकी सब में अलग अलग होते हैं। मतलब ये अगर आप इसे 2:1 में रेशियो ब्रेक करके जो 64/3 जो मैंने ऑप्शन बनाया वो इसी वजह से बनाया था कि जिन बच्चों को ये 2:1 के रेशियो में बांट करके आंसर निकालने की आदत कुछ लग रही है तो वो ऐसा ना करें, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ख्याल रखिएगा इसका। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? दिमाग में आइडिया तो चाहिए यार, अपने को सवाल लगाना है। तो सवाल लगाने के मेरे भाई देखो दो तरीके अपने पास। देखो एक ट्रायंगल है और उसका हमें सरकम रेडियस पता करना है। ट्रायंगल की सरकम रेडियस मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था जब इन रेडियस और सरकम रेडियस पर चर्चा चल रही थी। मैंने बोला था सवाल को ध्यान से रखना, वो फॉर्मूला आपके बड़ा काम आएगा। फॉर्मूला था मेरे भाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, राइट। जहां पर मैंने चर्चा की थी स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस से रिलेटेड। तो एक तो तरीका मेरे भाई ये हो जाएगा जिसको अमूमन बच्चा लगाएगा। फिर तरीका क्या रहेगा? बोले सर ABC सभी भुजाएं का गुणा करेंगे, तो एक भुजा हो गई हमारे पास 16√5, दूसरी भुजा भी हमारे पास हो जाएगी 16√5, और तीसरी भुजा हो जाएगी त्रिभुज की 32 सेंटीमीटर। अपॉन में अगर सर बात करें तो 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार हो गया 32 सेंटीमीटर का मेरे भाई, और ऊंचाई भी देखो त्रिभुज की शीर्षलंब 32 सेंटीमीटर की आपने फाइंड आउट कर ली है। बस इसे आपको सॉल्व करना रहेगा। इसे सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। मैंने 32 से 32 कैंसिल किया मेरे भाई सबसे पहले, फिर मैंने 2 से कैंसिल किया 16 बार गया, फिर 16 से मैंने सीधे सीधे 16 उड़ा दिया यहाँ पर, 4 से कैंसिल किया ये 4 बार जाएगा, तो 4 पंचे ये हो जाएगा 20। तो जो रेडियस आएगी आपकी दैट इज 20 सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का आंसर है। दैट इज 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया आपके लिए। अभी होता है जुगाड़ू बच्चों वाला काम। वो क्या करने वाले, वो खुरापाती हैं। देखो उनको रेडियस दिखता है, उनको अपना टारगेट दिखता है, उनको क्या करना है। एक तरीका तो ये हो गया जो आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा तरीका। उनको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। उन्होंने देखा, बोले सर सपोज करो कि यार ये हमारा सरकम सेंटर है, हमने एक काम किया यार इसे मिला देते हैं। ये क्या है? मैंने कहा यार ये तो रेडियस है। बोले ओके सर ये रेडियस है, ठीक है। स्मॉल आर नहीं मानना यार, कैपिटल आर मान लो, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। ये रेडियस है, ये अपने को चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। बोले ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा कितना है, ये कितना है? मैंने कहा ये भी रेडियस है। ठीक है ठीक है। पूरा कितना है? मैंने कहा 32। बोले 32 में से अगर मैं रेडियस हटा दूं तो क्या ये वाला जो पार्ट है ये 32 माइनस रेडियस आ जाएगा? बोलो हाँ या ना। पूरा 32 है, हाँ है। ये कितना है ऊपर वाला? बोले ये तो आर है, रेडियस है सर्किल की। तो बोले बस वो रेडियस हटा दो, बचा हुआ पार्ट 32 माइनस आर है। अब बस नजर है बस मेरे भाई यहां पर टिकानी है आपको। आपकी जो नजर है वो सिर्फ यहां पर रहनी चाहिए। बोले सर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एक भुजा 16 सेंटीमीटर, एक भुजा 32 माइनस आर, और एक भुजा आर है। राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण बना रहा है, परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आर डायरेक्टली आ जाएगी। तो दूसरा तरीका मेरे भाई आपके पास आर फाइंड आउट करने का ये हो जाएगा कि यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से 16 का वर्ग आ जाएगा मेरे भाई 256, प्लस इधर पे 32 का वर्ग हो जाएगा 1024, 1024, फिर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस का 64 आर। मेरे भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 64 आर को इधर ले आएंगे, और इधर पे अगर हम टोटल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0। यहां से हासिल एक आई 5 और 2 7 और 1 8, 8 की कोई, और ये 12, राइट। 64 दूनी 128, आर बराबर 20। ये हो जाएगा आपके पास दूसरा तरीका। ये दो मेथड रहे आपके लिए, बात समझ गए?
तो यहाँ से भी आपकी रेडियस आर आ जाएगी। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी सवाल अच्छा था, ऐसे सवाल आपसे 3-4 पूछे उन्होंने 2021 के पेपर में। रिपीटेशन आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ये चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ, चीजें रिपीटेशन फॉर्म पे जरूर आपको देखने को मिलेंगी, ये ख्याल रखिएगा। वाह, ये सवाल यार 3 बार पूछा है, अलग अलग फॉर्मेट पे पूछा है 2021 के ही पेपर में, और मेंस में भी पूछा है ना। कैसे पूछा है जरा सवाल को देखिएगा। और इस सवाल की कैलकुलेशन में बच्चा परेशान हो सकता है, लेकिन होना नहीं है। अगर हमारी अप्रोच सही है तो किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़नी है। ये चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो कैसे करना है। एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में बना है, ये डाइवर्जन है। ये डाइवर्जन इन्होंने सवाल में, ये सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा ये एक डाइवर्जन के साथ में पूछा जाएगा। कैसे डाइवर्जन के साथ में पूछ रहे हैं अभी समझाता हूं आपको। एक वृत्त है जो त्रिभुज एबीसी में बना हुआ है। एबी, बीसी और एसी को क्रमशः पी, क्यू और आर पर कट भी कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इन्होंने दिया हुआ है, ये देखो इतना डाटा दिया है। आपके अकॉर्डिंग ये सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अपना नजरिया एडवांस रखो, अपनी नजरिया को बेहतर रखो। अब इस सवाल में आपको डाटा दिया गया है मेरे भाई, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एक डाटा आपके साथ ये शेयर किया गया है, दूसरा डाटा शेयर किया गया ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यार इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर आपसे कहा गया, एसी की लंबाई बताइए। राइट, तो अब हमारे दिमाग में हम डाइवर्जन में कहां पर जाएंगे। हमारे दिमाग में घंटी क्या बजेगी, बोले सर सर्किल है, सर्किल की बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, पहली तो घंटी यहां पर बजी जो कि नुकसान करेगा। राइट, मतलब ये डाइवर्जन उन्होंने क्रिएट किया। इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूं। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है मेरे भाई इन्होंने कि सर हमें एसी की लंबाई बताइए। मैंने कहा मान लो एक्स, एसी की लंबाई बताइए कितनी हो गई, बोले एक्स। ये रही मेरे भाई एसी, दैट इज एक्स। अब जरा बात को करते हैं, यहां पर आपसे बोला गया ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2। अगर यार ए सी बराबर एक्स है तो यहां से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये दूसरी साइड आपने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब अगर ए बी बराबर एक्स प्लस 2 है, रखो जरा ए बी बराबर एक्स प्लस 2, बी सी उधर लाएंगे, 4 इधर जाएगा माइनस का, तो बी सी बराबर आ जाएगा एक्स माइनस 2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। BC बराबर आ जाएगा x माइनस 2। मेरे हिसाब से आपने तीनों साइड्स को x के फॉर्मेट में लिख लिया। एक लाइन आपको आखिरी में लिखी है कि इस त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। जरा निकालो x अपने हिसाब से, परिमाप कितना है। बोले सर तीनों भुजाओं का योग प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे हिसाब से परिमाप है 3x, क्वेश्चन के हिसाब से है 32। तो मेरे भाई x बराबर हो जाएगा आपका यहां से 32/3, जो कि एसी की लंबाई है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इतना शॉर्ट सॉल्यूशन आपने नहीं देखा होगा कभी इस सवाल का, इतना क्लैरिफिकेशन के साथ में सॉल्यूशन। चीजें आसान होती हैं बट हमें समझने की जरूरत होती है। हम जितना आसानी से चीजों को समझेंगे उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए। उम्मीद करते हैं चीजें समझ, सवाल समझ गए होंगे आप। और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं ये सब बड़े काम के कॉन्सेप्ट है। ओहो, तो आज का सेशन, मतलब आज जितने भी सवाल मैं लेकर के आया था वो सारे सवाल मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए, कॉन्सेप्ट सिखाए। कल आपको ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेवल के सवाल मिलेंगे। मतलब आज जो था लेवल मॉडरेट से हल्का सा नीचे था, इजी नहीं था ये आप जानते हो, बट मॉडरेट से हल्का सा नीचे था। कल के जो सवाल रहने वाले हैं वो मॉडरेट रहेंगे, फिर ऐसे करके हम धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे। तो आप लोग इन सभी सवालों को लगाइए, रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए। और कल का सेशन अटेंड करने से पहले जो मैंने होमवर्क दिया था कि सारे थ्योरम्स को रिवाइज करके जरूर आइएगा। राइट, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। और इसके साथ साथ मैंने आज आप लोगों के साथ में कुछ एडिशनल बातचीत की, और ऐसी एडिशनल बातचीत मैं बार बार करूंगा अलग अलग टॉपिक पे। मुझे लगता है कि यार इन सभी चीज़ों पर भी आपसे बात की जाए, है ना। आप लोग कोई छोटी मोटी चीज़ तो देखो हो नहीं, राइट। बहुत बड़े धुरंधर धुरंधर बच्चे हैं क्लास में, स्टूडेंट। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जिनके सामने टीचर भी पानी मांग जाए, है ना। आप सभी उनमें से एक हो। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर चर्चा हो, तो अगर बातचीत करते हैं हम लोग तो डेफिनेटली हम लोग कई बेहतर अप्रोच पर बात कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आप लोगों से बोला है उसके बारे में आप लोगों की राय क्या है, फीडबैक क्या है, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कमेंट में आप सभी का इंतज़ार करूंगा। बाकी आज के सेशन को यहीं पर ओवर करते हैं और कल आप लोगों से मुलाकात करते हैं ज्योमेट्री के अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।